अजीत भाई साहब आपके पास आऊं, इसमें थोड़ा असल में बीजेपी का एक अच्छी चीज और है कि जहां पे इस तरह का कुछ काम होता है तो माल भी पीछे बनाने का एक स्कीम चलती रहती है। माल बनाने की स्कीम में, हाँ, माल बनाने की स्कीम में छोटा सा बता दूं। और ये जो मैं बोल रहा हूं, ये उनके हवाले से बोल रहा हूं, मतलब बिहार पोलिंग ऑफिसर इन्वॉल्व, बिहार में जो इलेक्शन कमीशन ने वो आंकड़े दिए उसके हिसाब से बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है कि हम हर बीएलओ को 6,000 रुपया एक्स ग्रेशिया एक साथ देंगे। उस 6,000 का कैलकुलेशन अगर आप करिए तो वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि किसको कितना दे रहे हैं। 245 रुपए मनरेगा का पर डे का बिहार में देते हैं मजदूरी। तो 245 25 दिन अगर ये काम कर रहे हैं तो 245 के हिसाब से 6,125 रुपए आता है। उसको 6,000 राउंड ऑफ करके ये एक मानदेय दे रहे हैं। अब ये मानदेय, ये कह रहे हैं कि जो इनके रेगुलर वो हैं बीएलओ जो रेगुलर हैं वो हैं, उन्होंने उसकी गिनती भी बताई है। 77,895 रेगुलर इनके बीएलओज हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कुल कितने पोलिंग बूथ हैं। 1,54,977 पोलिंग बूथ हैं। कायदे से इतने ही बीएलओज भी होने चाहिए। तो अगर हम 6,000 भी लेके पकड़ के चलें और 1,54,000 अभी, अच्छा ये तो ये होगा। और उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमने टेम्पररी बेसिस पे कुछ बीएलओ को 20,000 के करीब बीएलओ को और अपॉइंट किया है। 1 लाख करीब बीएलओ हैं। और ये खुद कह रहे हैं कि हमने 4 लाख वॉलंटियर्स को अपॉइंट किया है। ये मामला ये है कि करीब अगर 6,000 के हिसाब से देखें तो 4 लाख का मोटे तौर पे 250 करोड़ का एक माल ये अंदर किया जाएगा। क्योंकि आप भी जानते हैं 4 लाख वॉलंटियर 4 दिन की नोटिस पे इन्होंने कर दिए हैं। 2,000 लोगों को रिक्रूटमेंट करने में कम से कम 10 साल लगते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी वहां चले जाते हैं, तो कभी चक्का जाम हो जाता है, मालूम नहीं क्या क्या होता है। इन्होंने 4 लाख लोगों को 2 दिन के अंदर अपॉइंट कर दिया और उनसे काम लेने लगे। तो ये मामला पैसे का भी है। तो वो तो है, ठीक है, बाढ़ आती है तो एक आपदा विभाग बहुत खुश रहता है कि माल बनेगा। आग लगती है तो बड़े खुश होते हैं कि माल बनेगा। दिल्ली में लोग मरे थे तो अगर आपको याद हो, रात में कहीं से खोल खाल करके रात में ही पैसा कैश दे दिया गया था लोगों को। कुंभ में दौड़ा दौड़ा के लोगों के घर में जाके पैसा दिया जा रहा है कि वहां बताओ ये पैसा ले लो, कैश ले लो, कैश ले लो। तो इस एस्पेक्ट को भी जरा छू लीजिएगा। लेकिन अजीत भाई, ये जो दुनिया भर में इलेक्शन तो होते रहते हैं ना, तो इतना मैनिपुलेटेड इलेक्शन कैसे है? ये तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज है। आप जहां जहां आप रहे हैं, आपका एक्सपोजर रहा है, आपका गल्फ में भी रहा है, यूएसए में भी रहा है, ये क्या केवल इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, मक्कारी है, या ये हमारे टोटल पॉलिटिकल सिस्टम को भी एक रिफ्लेक्शन है, जो हमारे यहाँ टोटल पॉलिटिकल सिस्टम है? अजीत भाई साहब, पहले आपने जो सवाल पूछा तो सुरजेवाला जी बड़े बढ़िया डेफिनेशन दिए हैं बीजेपी का, तो मैं सोचा कि ऑडियंस को बता दूं। बीजेपी न्यू ट्रांसलेशन, बी फॉर बंद करो, जे फॉर जॉब्स छीनो और पी फॉर फसाद करो। उसमें हो सकता है कि हम लोग जोड़ दें कि माल पानी कैसे सप्लाई करते हैं। तो बीजेपी का तो टिपिकल कैरेक्टर यही है। पर देखिए आनंद भाई, बहुत 2 तरीके से चुनाव दुनिया भर में होता है, एक अमेरिकन सिस्टम और एक ब्रिटिश सिस्टम। हम लोग बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये तो सबको मालूम है, बहुत सिंपल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है ब्रिटिश सिस्टम में कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है ऑल काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट लोगों को वोट देने के लिए। इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट था इंग्लैंड में तो मुझे वोट का अधिकार मिला, तो मैं बड़ा सरप्राइज हो गया कि मैं तो फॉरेनर हूं, मुझे क्यों वोट का अधिकार मिल रहा है। और डॉक्यूमेंट्स एकदम एक मोटा सा आया था मेरे पास, खूब सारे पन्ने थे। जब उसमें खोल के मैं पढ़ा तो उसमें था कि क्योंकि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो उस जमाने में कॉमनवेल्थ कंट्रीज के सिटीजन्स को अलाउड था कि वो वोट करें। तो मैं बड़ा थ्रिल्ड हुआ और जल्दी से जाके लिबर पार्टी को वोट दिया। और फॉर्चुनेटली वो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑक्सफोर्डशायर में लिबर पार्टी जीता भी, मैं बड़ा खुश हुआ। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये ब्रिटिश सिस्टम है, गवर्नमेंट का ये काम होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू, मतलब उस तरह के ट्रेडिशन से
कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो आके घर में जाके सब लोगों को प्रोवाइड करें वोटिंग अधिकार। अब दूसरा सिस्टम है अमेरिकन सिस्टम, जहां पर कि वोटर्स रजिस्टर करते हैं। वहां पे जो है सिर्फ रजिस्टर नहीं करते, रजिस्टर करते हैं एज अ डेमोक्रेटिक वोटर और रिपब्लिकन वोटर या तो इंडिपेंडेंट वोटर। और अमेरिका में क्या है कि लोग इतने दुखी रहते हैं अपने सिस्टम से, डोनाल्ड ट्रंप टाइप के प्रेसिडेंट वहां आते हैं तो 1/3 लोग अमेरिका में कभी भी रजिस्टर करते ही नहीं है। यही कारण है कि अमेरिका का वोटिंग टर्नआउट वन ऑफ द लोएस्ट है डेवलप्ड डेमोक्रेसी में, और यूरोपियन कंट्रीज या इंग्लैंड का बहुत ही हाई है। फ्रांस, इटली वगैरह में 90% जो है टर्नआउट होता है। तो ये तो संक्षिप्त में, पर सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, जब मैं इलेक्शन स्टडी करना शुरू किया, जब मैं यूएस से लौटा तो पहली बार 1995 में चुनाव हो रहा था बिहार में, और मैं वहां पे जाके 16 असेंबली क्षेत्र का सर्वे कर रहा था। और तब मुझे मालूम चला कि जब मैं लोगों से पूछता था कि भाई, उस समय मेन फाइट था लालू जी और नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार पहली बार लड़ रहे थे। इनफैक्ट उस समय जो समता पार्टी था उसके अलायंस में सीपीआईएमएल भी था, आपको याद होगा। तो जब मैं लोगों से पूछता था तो लोग हमेशा मुझे कहते थे, मैं पूछता था किसके बीच लड़ाई है, हवा किधर है, तो वो सीधे कहते थे लालू वर्सेस टीएन सेशन। टीएन सेशन जो इलेक्शन कमिश्नर थे, वो इस तरह का इलेक्शन रिफॉर्म्स लाए थे। एक तो सबको पता है आप लोगों को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पहले से ही था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बट उसको एनफोर्स किए थे इतना बढ़िया से कि लोगों को लगता था कि टीएन सेशन जो है वो मुख्यमंत्री चुनाव में लड़ रहे हैं लालू के खिलाफ। और दूसरा, दलित वोटिंग बूथ, जितने गांव थे वहां घूम घूम के जहां भी दलित एरिया था वहां यदि वोटर्स बूथ नहीं था तो वहां लगाया गया था। इस कारण कि उसके पहले एलिगेशंस था कि या तो ओबीसी या अपर कास्ट कभी कभी रोक लेते थे दलित्स को वोट देने के लिए। एक वो जमाना था। सोचिए थोड़ा, इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन चारों तरफ बिहार में, जबकि बेचारे तमिलनाडु के थे, साउथ के, चारों तरफ घूम घूम के एम्पावर कर रहे थे सिटीजन्स को वोट करने के लिए। और इनफैक्ट वो रिमार्केबल चुनाव था। मुझे याद है मैं पहली बार स्टडी कर रहा था चुनाव का, और डेमोक्रेसी, द डांस ऑफ डेमोक्रेसी यदि कहें तो एट इज बेस्ट। इतना जोरदार टर्नआउट उस चुनाव में हुआ था दलित्स का। और मुझे याद है हम लोग सर्वे में पॉइंट आउट किए थे कि राजद जो है जीतेगी, लालू जी की पार्टी, और मतलब 36% वोट जो है राजद को मिला था उस समय। तो आज उससे कॉन्ट्रास्ट कीजिए, ये बाबू साहब आगरा के हैं, तमिलनाडु के नहीं, जो नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। और उधर सेशन साहब जो हैं सो वोटर्स को एम्पावर कर रहे थे, और ये जो है और हर तरह का इनको कुछ ना कुछ मिल जाता है जिससे ये वोटर्स को बेसिकली डिनाई करते हैं, उस डिसएनफ्रेंचाइज कर रहे हैं। आजकल एक नया शब्द तो लोग यूज कर रहे हैं कि वोटबंदी कर रहे हैं। और सारा जो इनका दलील है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मैं तो कहूंगा स्टूपिड है, सिली है। आप आधार कार्ड को नहीं मानिएगा, आप मनरेगा, अभी आपने पॉइंट आउट किया कि सारे जो है वोटिंग लेवल जो ऑफिसर्स हैं वो मनरेगा से उनको पैसा मिल रहा है। ये मनरेगा कार्ड नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मान रहे हैं। अच्छा, क्लेम करते हैं अपने रेज्यूमे में कि मैं आईआईटी कानपुर और हार्वर्ड से पढ़ा हूं। ये भाई खाक पढ़े हैं आप हार्वर्ड में। आपको हार्वर्ड क्या सिखाया कि जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है सिटीजनशिप का उसको आप डिनाई कर दीजिए, उसके बाद 11 सर्टिफिकेट्स आप मांगिए जिसमें कि अजीब अजीब सर्टिफिकेट्स है। उसमें एक सर्टिफिकेट है रिलेटेड टू फॉरेस्ट। बिहार में 1.5% से भी कम
एरिया है फॉरेस्ट का, तो वो फॉरेस्ट का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। उसके बाद वो मांगते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। मैंने कहीं लेक्चर में बताया कि भाई मेरे पास भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जितने मेरे दोस्त हैं हमारे जमाने के, किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट केम इन टू बीइंग बेयरली 30-35 साल पहले। उसके पहले बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता था? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में एजम्पशन होगा कि 100% लिटरेसी है, बिहार में वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी है कंट्री का। तो ये कहाँ जीते हैं ये बाबू साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इनको कुछ पता नहीं है हाउ द पुअर लिव। और मुझे लगता है कि इनकी स्टुपिडिटी नहीं है, इनकी कोल्यूजन है। ये उस तरह के ब्यूरोक्रेट है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि व्हेन टोल्ड टू बेंड यू स्टार्ट क्रॉलिंग। इनका जो बैकग्राउंड है, यदि आप लोग ऑडियंस जानते हैं, इसके पहले ये कौन से मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री कब शुरू हुआ? जब फार्मर्स एजिटेशन में फोर्स्ड हो गया गवर्नमेंट टू विदड्रॉ द 3 लॉज, जो काले कानून थे, उस समय इसकी गठन हुई थी कोऑपरेटिव मिनिस्टर की। और ये जो है उसके सेक्रेटरी बनाए गए थे। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड डिपार्टमेंट्स है ये। उसके बाद यही थे आर्टिकल 370 के रिवोकेशन में। तो ये जो है ना, बहुत ही एक तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेट हैं। ये पहला ईसी है जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है नए फॉर्मूला के अनुसार, जिसमें जुडिशियरी का कोई रोल नहीं है। तो ये अपना कलर दिखा रहे हैं, आते देरी अपना ये स्टैंप छोड़ना चाहते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इनफैक्ट आई थिंक के राय साहब ने बताया, एंड योगेंद्र यादव इज राइट। 2003 में जो सो कॉल्ड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, उसमें एक फॉर्म दिया गया था, कंप्यूटर शीट। उसमें 8-9 सवाल थे और लास्ट सवाल जो है वो उसको साइन करना था बेसिकली। दैट वाज इट। और कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था। और इस बार, अच्छा, उसके बाद ये याद रखना है कि वोटर लिस्ट और सेंसस के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। 2003 के पहले 2001 का सेंसस हुआ था। आज आप देख लीजिए 2011 का अंतिम सेंसस है। इनफैक्ट 2021 का सेंसस नहीं कराया गया। दलील दिया गया कि यहाँ पे जो है देश में एक तरह से क्योंकि कोविड है उस कारण हमने नहीं कराया। अब 2025 हो गया, अभी तक नहीं हुआ। सेंसस ऑपरेशन अब स्टार्ट हो रहा है। यदि सेंसस के लिए ये रुकते, सेंसस कंप्लीट करा के 2027-28 में, तब जाके कराते स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑल अराउंड द कंट्री, ताकि 2029 के पहले एक तरह से कहिए कि अप टू डेट है पूरा वोटर्स लिस्ट। तो एक रीजनेबल स्टैंड होता। उसमें शायद 1 साल लगता, 1.5 साल लगता। ये 1 महीना के अंदर, और ये जो है ये करा रहे हैं। इट इज जस्ट जोक। इनफैक्ट अजीत अंजुम पॉइंट आउट किए कि पहले ये बोले हमको 11 चाहिए डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जब लग गया कि अब मिलेगा नहीं डॉक्यूमेंट्स, तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि खाली उसका जो फॉर्म है वही भर दीजिए। उन्होंने पॉइंट आउट किया ये तो उस तरह का हुआ कि आप थूक लें और फिर थूक को आप चाट रहे हैं। तो माने ऑल काइंड्स ऑफ मैनिपुलेशन हो रहा है थ्रू द सीईसी। द गवर्नमेंट इज गेटिंग इट डन। और आज बहुत अच्छा एक तरह से मतलब कहिएगा एनवायरनमेंट बदला है। सिर्फ जुडिशियल फाइट ही नहीं है इस नए डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के खिलाफ। पूरे देश में भारत बंद है, बिहार बंद है, दोनों का कॉम्बिनेशन। वन ऑफ द आई थिंक सिंह साहब पॉइंट आउट किए या राय साहब कि लग रहा है दोबारा जेपी आंदोलन फिर से स्टार्ट हो रहा है। और बड़ा इंटरेस्टिंग कि जेपी आंदोलन के समय तो ये राइट विंग फोर्स अंदर थे। आज तो लग रहा है ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम, उसके बाद सारे ट्रेड यूनियंस, 10 या 12 ट्रेड यूनियंस पूरे कंट्री में करीब आई थिंक एक अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट करीब 2 करोड़ एक्टिविस्ट
पूरे देश में मिलके भारत बंद कर रहे हैं और उसी के बीच बिहार बंद हो रहा है। राहुल गांधी, मैं बहुत मतलब आभारी हूं राहुल गांधी का कि जाके बिहार में तेजस्वी के साथ, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ, बाकी के साथ जाकर और इस इशू को ग्राउंड पे लाए हैं और लिंक कर रहे हैं ये लोग इसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ, नंबर 1, दूसरा कास्ट सेंसस, तीसरा सोशल जस्टिस, चौथा कि नौकरी नहीं है, माइग्रेशन हो रहा है। तो आपने जो सवाल पूछा था प्रेम कुमार जी से कि पिछले बार 10 या 12 हजार वोट से एनडीए जो है जीती थी, आज यदि स्ट्रेट फाइट होता तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल उल्टा होता। इनफैक्ट बहुत जोर से महागठबंधन की जीत होगी। प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा एक्स फैक्टर है, प्रशांत किशोर वो किधर वोट काटेंगे। बट आनंद भाई, लास्ट पॉइंट, अभी मैं 6 हफ्ते बिहार घूमा हूं, 2 फेज में, 3-3 हफ्ते का, और जहां जहां मैं घूमा हूं, मिथिलांचल, पार्ट्स ऑफ सीमांचल, पटना, उसका इलाका, नालंदा वगैरह, और जब मैं लोगों से बात किया हूं तो मुझे एक नया चीज नजर आया, और ये है कि जो अपर कास्ट यंगस्टर्स हैं वो सारे भाजपा को छोड़ के प्रशांत किशोर जी के तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है कि एनडीए का वोट प्रशांत किशोर ही काट रहे हैं। बाकी कौन सा वो वोट काट रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं कोई मिला यादव या मुस्लिम जो मुझे बोला कि प्रशांत किशोर को वोट देंगे। बट अपर कास्ट जो है वो सीधे कह रहे हैं कि भाजपा में तो कोई अपर कास्ट लीडर नाम का है ही नहीं, और ये जो है बिल्कुल मोदी जी के अंदर उसका जो है मंडलाइजेशन हो गया है, तो वो गुस्सा निकल रहा है अपर कास्ट का। तो इस चुनाव में जो ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट है उसको प्रेम कुमार जी ने सही कहा, इसको अभी से लेके चुनाव तक यानी कि 4 महीना ये सब लोग वहीं पर पिच्ड रहें और भयानक रूप से जेपी मूवमेंट टाइप मूवमेंट करें तो पक्का है कि ये एनडीए का सरकार इस बार सफाया हो जाएगा, नीतीश जी का लास्ट इनिंग्स हो जाएगा। थैंक यू आनंद जी।